ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੂਪੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੰਦਰਾਨੀ ਬੈਨਰਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ। ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾफ़ी ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ स्टोरी कीतियां ने, साड़ा ध्यान खिंचिया। सो चंद्रानी, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। चंद्रानी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि यूपी में इस समय क्या सूरत हाल है। देखिए, अभी अगर आप आज की डेट में बोले तो डेफिनेटली अप्रैल के महीने से लेकर के अभी जो मई जून में आए हैं हम, तो थोड़ा फर्क तो पड़ा है जी। थोड़ा फर्क तो पड़ा है, काफी केसेस कम हुए हैं, कंट्रोल में आए हैं। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में अभी भी कंट्रोल नहीं हुआ है, जिसमें लखनऊ एक डिस्ट्रिक्ट है, बुलंदशहर है, और आपका कल लखीमपुर खीरी में थोड़ा बेटर रिजल्ट आया है, तो वहां पे खोला गया है। लेकिन आइडियली जो है इन सब जगह पर अभी बंदी है, अभी कहीं खुल नहीं रहा है। यहाँ सब लॉकडाउन चालू है लखनऊ वगैरह में, लखनऊ, बुलंदशहर, लखीमपुर खीरी और आपके बरेली, इन सब जगह अभी भी है। दैट मीन्स इफ लॉकडाउन इज ऑन, दैट मीन्स दैट इंडिकेट्स द केसेस आर बियॉन्ड 650। वो एक बेंचमार्क रखा गया कि 600 के नीचे अगर केसेस आ जाएंगे तो तब आप उसको लॉकडाउन को खोल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अभी सुबह 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक या 10 बजे तक ऑफिसेस खुलते हैं, शॉप्स खुलते हैं, मार्केट्स खुलते हैं, उसके बाद सब बंद रखा जाता है। और वैक्सीनेशन को तेज किया गया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ग्राउंड पे अभी भी कंट्रोल मतलब करना बाकी है। ऐसा नहीं है कि कंट्रोल्ड है पूरा, ऐसा अभी सिचुएशन पे हम नहीं पहुंचे। केजीएमसी जो यहाँ का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसमें अभी भी ब्लैक फंगस के केसेस में और भी मामले को कॉम्प्लिकेट कर दिया है, क्योंकि लगातार ब्लैक फंगस के मामले आ रहे हैं, ब्लैक फंगस में मौतें हो रही हैं। और चूंकि थोड़ा सा तो ब्लाइंड वो है ही, डॉक्टर्स को भी नहीं पता होता है कि इसके बाद क्या होने वाला है और उसका क्या रिजल्ट आएगा और कैसे उसको टैकल किया जाएगा। लेकिन मतलब एक प्रेशर तो है, अभी भी प्रेशर है, और तैयारी करने की जरूरत है। और अभी बच्चों के भी केसेस आए हैं कोविड के जी, तो वो भी एक एरिया ऑफ कंसर्न है। मतलब अगर बच्चे हैं और बच्चों के ऐसे केसेस आ रहे हैं, सो देन वी आर प्रॉब्ली हेडिंग टुवर्ड्स द थर्ड वेव। ये भी दिस इज आल्सो अ कॉज ऑफ कंसर्न। इसको देखना पड़ेगा कि कैसे। मगर ये है कि ऑन द फेस ऑफ इट थोड़ा कंट्रोल हुआ है, सिचुएशन इज लिटिल बेटर। जो अप्रैल में हालत थी लखनऊ की या यूपी की, उससे अगर मैं आपसे कहूँ तो अगर 20 थी तो 15 हुआ है डेफिनेटली। चंद्रानी, एक हमें बात ये बताएं कि यूपी उन स्टेट्स में एक है, भारत के उन राज्यों में से एक है जहां कहा जाता है कि जो आंकड़े हैं, चाहे वो कोविड से प्रभावित लोगों से, संक्रमित लोगों के आंकड़े हो, चाहे वो मौतों के आंकड़े हो, उनमें से सरकारी आंकड़ों में और रियलिटी में बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि आप खुद ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। ये फर्क को आप कैसे बताएंगे हमें। ऐसा है जी, मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, शरद प्रधान, जिन्होंने पूरे लाइव यूपी में पत्रकारिता की है। मैं दिल्ली और नॉर्दर्न इंडिया में पत्रकारिता करती हूँ, और वो सालों से और काफी सीनियर है, कम से कम उनको 40 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए। और मैं उनसे बातचीत कर रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि जितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उनकी हालत खराब है अक्रॉस यूपी। सीएचसी जितने हैं सबकी हालत खराब है, और गाँव का कोई मालिक नहीं है। गाँव में कुछ नहीं पता कितने केसेस आ रहे हैं, नहीं आ रहे। अब जब लिखना और बोलना शुरू हुआ है, तब गांव में आरटीपीसीआर की व्यवस्था हो रही है, और शायद 10 दिन पहले शुरू हुई होगी, आई गेस। आंकड़ों का फर्क ये आप समझ लीजिए कि जब मैं उनसे बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि जिस दिन 400 डेथ हुई थी, उस दिन चीफ सेक्रेटरी ने जो आंकड़ा निकाला था वो 32 का था। तो आप गैप समझ सकते हैं क्या है 400 की डेथ पे। और इसका पता लगाने का कोई जरिया नहीं है। देखिए, आप समझिएगा शिवेंद्र जी इसको, कि पता कैसे लगाएंगे आप जाएंगे क्रिमेटोरियम्स में, आप जाएंगे कब्रिस्तान, आप जाएंगे ग्रेवयार्ड, और जाकर वहां से एक एक जगह से आप आंकड़े लेकर आएंगे। और आंकड़े लेकर के आकर भी अगर आप क्लेम करते हैं उस आंकड़े को,
तो मुश्किल ये है कि उसमें 2-1 कम ज्यादा हो ही सकते हैं, क्योंकि आप वहां प्रैक्टिकल ग्राउंड में जाकर के अंदाजा लगाकर ही तो ले रहे हैं, गिन गिन के तो ले नहीं रहे। मान लीजिए आपके आने के बाद 2 और आ गए, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगा आंकड़ा। तो आपके पास कोई जरिया नहीं है, देयर इज नो वे टू काउंटर द गवर्नमेंट। मतलब आप गवर्नमेंट को चैलेंज कैसे करें? पत्रकारिता पत्रकारिता यही है, पत्रकार यही बोलेगा ना कि भाई सही आंकड़े ये हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप सही आंकड़े निकाल नहीं सकते, और कैसे निकालेंगे आप? एक एक गांव, एक एक डिस्ट्रिक्ट, एक एक ब्लॉक में जाकर हर एक क्रिमेटोरिया, हर एक वहां पर कैसे आप निकालेंगे? ये तो बहुत ही ह्यूमनली पॉसिबल टास्क नहीं है। और हमेशा से देखिए, मैंने केदारनाथ फ्लैश फ्लड्स कवर किया, मैं आपको बता रही हूँ कि हमेशा से एक सरकारी आंकड़ों में और एक्चुअल ग्राउंड आंकड़ों में फर्क होता है, लेकिन इतना फर्क होता है ये मैंने पहली बार देखा। मान लीजिए वहां अगर 2000 की मौत हो गई है तो सरकार बताएगी मतलब उसमें से 100-150 कम बताएगी, लेकिन यहाँ तो 400 में से अगर 32 का सिर्फ खुलासा हो रहा है, तो आप समझ रहे हैं कि ह्यूज गैप है इसमें। और इस गैप को पूरा करने के लिए वी डोंट हैव रिसोर्सेज, वी डोंट हैव एनीथिंग टू काउंटर दिस गैप। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। आप कैसे करेंगे इसको, बताइए कैसे कर सकते हैं? एक है ह्यूमनली पॉसिबल है ही नहीं। आप एक एक गांव, और यूपी बहुत बड़ा स्टेट है, आपको सबसे बड़ा स्टेट है, लार्जली पॉपुलेटेड है, सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है। अब इस ऐसे पॉपुलेटेड स्टेट में आपको जब सरकार एक आंकड़ा दे रही है, तो चीफ सेक्रेटरी या किसी को, सीएम को चैलेंज करने के लिए यू हैव टू कलेक्ट डेटा। इधर एक पूरी एजेंसी को आपको लगाना पड़ेगा टू कलेक्ट डेटा। और एक दिक्कत इसमें, और एक दिक्कत यह है कि जिनको इनका जो कोविड सेंटर है, जो कंप्लीट कोविड सेंटर है, उसमें ये प्रॉब्लम है कि कोविड सेंटर में आप इंटीग्रेटेड कोविड सेंटर में आप तब तक रजिस्टर नहीं होते हैं जब तक कि आप वो नहीं कर रहे हैं, क्या कहते हैं आप, आपका आरटीपीसीआर या कुछ नहीं हुआ है। तो जब आरटीपीसीआर होने लगता है तभी आपका वो होता है, तभी आपको रजिस्टर किया जाता है। अब आरटीपीसीआर आपका पहले यूपी गवर्नमेंट ने कहा प्राइवेटली आरटीपीसीआर नहीं होगा, एक्सेप्टेबल नहीं है, तो प्राइवेट लैब्स ने आरटीपीसीआर बंद कर दिया। सरकारी लैब गिने चुने हैं, उसमें कितने लोग आरटीपीसीआर करा पाएंगे, नहीं हो पा रहा था। फिर प्राइवेट लैब्स को अलाउ किया कि ठीक है प्राइवेट लैब सब करेंगे। तो इतना कियोटिक है ना कि उससे आधे से ज्यादा, और इस कियोस्क के बीच में जो मर जा रहे हैं उनका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। और पूरे अप्रैल भर डीएम या एसडीएम का कोई रोल नहीं था, कुछ नहीं था, इन द सेंस की काउंटिंग में कोई रोल नहीं था। जो लोग घर में मर रहे थे उनका कोई हिसाब किताब ही नहीं बन रहा था। फिर जब लिखा लिखी हुई, जब काफी लोगों ने हंगामा किया कि लोग रोज मर रहे हैं, ये मर रहे हैं, कैसे आंकड़े बढ़ रहे हैं, तब अब मई में जाके ये सीएम साहब के यहाँ से हुआ है कि डीएम और एसडीएम आपको लिख के देंगे, मतलब सर्टिफिकेट देंगे अगर आपके घर में कोविड डेथ हो गई है तो। मतलब आप अस्पताल नहीं जा पाए, आप रजिस्टर नहीं करा पाए, लेकिन आपको था कोविड ही और आप मर गए घर में, तो फिर एसडीएम आकर उसको डॉक्टर के साथ सलाह करके, जिस भी डॉक्टर ने आपको देखा होगा लास्ट में घर में, उनके साथ सलाह करके आपको कोविड सर्टिफिकेट देंगे। तो ये तो अब हुआ है, इससे पहले जो मर गए हैं इसका मतलब उसका कोई हिसाब नहीं है। तो आंकड़ों में तो बहुत जगह गैप है, बहुत मेजर गैप है, और उसको फुलफिल करना वर्चुअली तो बहुत पॉसिबल नहीं लगता मुझे। एक बात आ रही थी कि यहाँ की जो हॉस्पिटल्स वगैरह है उनकी फंक्शनिंग में गड़बड़, जहाँ हॉस्पिटल पे भी की सुविधाओं में भी काफी सारे सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। हालांकि 2 साल पहले इसी गवर्नमेंट ने कहा था कि हमने इतने सारे हॉस्पिटल बना दिए। यहाँ हम दूर बैठे हैं, हमें नहीं पता कि हॉस्पिटल्स की रियलिटी क्या है, मतलब कितने हॉस्पिटल हैं या वो कैसे काम कर रहे हैं, आप हमें बताएं तो बहुत मेहरबानी होगी। नहीं, हॉस्पिटल की तो बहुत कमी है, बहुत कमी है हॉस्पिटल्स की। और देखिए, एक होता है प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए थी। प्रिपेयर्डनेस का मतलब ये है कि सेकेंड वेव की जानकारी आपको थी या नहीं थी। तो सेकेंड वेव की जानकारी तथ्यों के मुताबिक, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आप खुद देखें, क्योंकि सरकार में तो बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग करने का मौका किसी को मिल नहीं रहा है आजकल, हर तरह से ब्लॉक किए जाते हैं इंफॉर्मेशन। तो अगर वो देखें आप कि जो प्रिपेयर्डनेस थी, जो सेकेंड वेव के बारे में जानकारी थी, उसके हिसाब से तैयारी नहीं थी। हालांकि मैं ये बिल्कुल मानूंगी कि अगर आपके पास 90 लोगों का प्रिपरेशन है और 900 लोग आ जाएं तो आप कुछ नहीं कर सकते। दैट इज अनप्रेसिडेंटेड। आप क्या कर सकते हैं? आपको 90 की प्रिपरेशन थी, आपका 900 हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपको ये अंदाजा हो कि मैं 90 का, आज मान लीजिए आप ऐसे करके 90 का हमारे पास प्रिपरेशन है, 90 लोग हमारे पास आने वाले हैं, लेकिन हो सकता है कि 90 का 900 हो जाए, तो आप एटलीस्ट उसका कुछ बैकअप तो रखते हैं। अरे ना 900 का रखिए, कम से कम 400 का बैकअप तो रखेंगे आप, कम से कम 200 का बैकअप तो रखेंगे आप। यूपी में बैकअप था ही नहीं,
और जितने प्राइवेट हॉस्पिटल थे सारे लोग, बुरी हालत थी प्राइवेट हॉस्पिटल्स की। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, हमारे घर के किसी की डेथ हुई, हम उनको अस्पताल लेके गए, कहीं बेड उपलब्ध नहीं था। सरकारी जगह पर आप एडमिशन नहीं करा सकते क्योंकि आपके पास आरटीपीसीआर नहीं था, और आरटीपीसीआर आप प्राइवेट लैब का नहीं ले सकते, आपको सरकारी लैब का लेना ही होगा। आप इतनी देर में तो उस आदमी की जान जा रही है ना, या तो घंटे घंटे भर में उस आदमी की तबीयत खराब हो रही है। तो आप सीएमओ रेफरल के बगैर सरकारी अस्पताल में दाखिल नहीं करा सकते। सीएमओ रेफरल लेने में आपको 2 दिन लग गए, तो 2 दिन वो आदमी तो खत्म है, कैसे करेंगे आप? इससे बेहतर तो ये होता है कि सरकार एक नोडल एजेंसी बनाती, हर प्राइवेट हॉस्पिटल में एक टेबल चेयर लेकर अपना सरकारी आदमी बिठा देती, और सरकार ने इसका जवाब ये दिया कि भाई हम डेटा कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने ऐसा किया था। तो अगर आप ऐसा करते कि आप हर अस्पताल में, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो सरकारी है या प्राइवेट है, आप अगर एक आदमी को, सरकारी आदमी को टेबल चेयर लेके बिठा देते, तो कि जितने कोविड पेशेंट आ रहे हैं सबकी डिटेल को नोट कर लेता, और फिर उस नोडल एजेंसी से जो भी रिलेटेड एजेंसीज है सारे डेटा उठा ले, तो आपको एक एक चीज का पता चल जाता। अगर आपकी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स स्ट्रांग होती तो आप यही काम प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में करते, तो आपके रूरल डेटा तैयार हो जाते। तो आप समझ रहे हैं वर्चुअली ग्राउंड लेवल पर कितनी कमी है। आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कहीं कुछ है ही नहीं। आप अर्बन सेंटर्स में ही आपके पास वो नहीं है, अर्बन सेंटर्स में आपके पास मैं आपको सिंपल चीज बता रही हूँ, उसके ऊपर खर्चा ही नहीं है। आप एक टेबल चेयर लेकर एक आदमी को बिठा दीजिए और उस आदमी से कहिए पीपीई किट पहन के बिठा दीजिए उसको कि भाई जितने कोविड पेशेंट आ रहे हैं उनके डिटेल, फोन नंबर सब नोट करो, और आगे लिख लो आरटीपीसीआर है नहीं है, बस खत्म होगी बात। तो आपको पता चलता जाएगा, डॉक्टर आपको तुरंत रिपोर्ट दे देगा कि वो मरा कीजिए, अस्पताल आपको तुरंत बता देगा। वहीं बैठे बैठे आप रोटेशन में ड्यूटी लगा दो, भाई एक वीक तुम करोगे, एक वीक तुम करोगे, तो आपके पास लोगों की कमी है नहीं, तो आपके पास सारे डेटा आ जाते। तो इसका मतलब पॉलिटिकल विल की कमी है। पॉलिटिकल विल, एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ को एक बड़ा चेहरे के रूप में पूरे भारत में उभारा जा रहा है, दूसरी तरफ हमने देखा कि जिन नदियों को मुकद्दस माना जाता है, पवित्र माना जाता है, उनमें से लाशें दिखाई दे रही है हमें। तो ये टोटली योगी आदित्यनाथ का एक चेहरा, और नदियों में से, यूपी में से लाशें मिलनी, ये अपने आप में, ये सारी जो योगी आदित्यनाथ का जो उभार है, जो उसका चेहरा उभारा जा रहा है, उस पर बात सारी कैसे रिफ्लेक्ट करती है, जो उसके राज्य पे कैसे रिफ्लेक्ट करती है, उसके प्रशासन पे? देखिए ये तो विडंबना है हमारे राज्य की और हमारे देश की, कि जो कहा जाता है और जो किया जाता है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर आप इफ यू बिलीव व्हाट यू डू, तो ये चीज नहीं होती। अब अगर आपने ये इंतजाम किया होता कि भैया आप सब जगह से आप कोविड के आदमी बिठाए रखते, आपको पता चलता रहता कि कोविड डेथ्स हो रही हैं ऐसी ऐसी जगह, तो आपको अंदाजा रहता कहाँ पे कोविड डेथ्स ज्यादा हो रही है, कहाँ पे कोविड डेथ्स कम हो रही है। आपको एक आइडिया, ट्रेंड का पता चलता है, ठीक है। ट्रेंड का पता चलने के साथ आपको मदद क्या मिलती है, आप तुरंत इंतजाम करवाते कि एरिया कैसा है, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग रहते हैं या संभ्रांत लोग रहते हैं, मतलब वेरी वेरी एफ्लुएंट पीपल आर लिविंग देयर और वेरी पुअर पीपल आर लिविंग देयर। तो आप इसी क्राइटेरिया पे तो आप जज करेंगे। अगर बहुत बहुत पुअर लेवल बीपीएल पे रह रहे हैं, बहुत बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, नेचुरली उनके पास क्रिमेट करने के साधन नहीं है। तो जब क्रिमेशन का साधन ही नहीं है तो क्या करेगा? ये उन्नाव है हमारे यहाँ से, लखनऊ है, लखनऊ कैपिटल सिटी है जहाँ चीफ मिनिस्टर बैठते हैं, उससे कम से कम 25 किलोमीटर दूर उन्नाव है। उन्नाव में हर एक गांव में हर गांव में हर एक घर में एक डेथ हुई है, कहीं दो, कहीं एक, कहीं दो, कहीं एक, ऐसी डेथ्स हुई है। और उसमें एक का इंटरव्यू मैंने सुना और मैंने बाद में उनसे बात भी की। उन्होंने मुझसे यही कहा कि मेरे घर में मेरी माताजी को तबीयत खराब हो गई थी, माताजी की डेथ हुई, उसके बाद ब्रदर की डेथ हो गई, और मैं खुद भी बीमार था, तो मेरी बहनें बॉडी लेकर गई। तो वो वहां इतना पैसा मांग रहे थे कि हमारे घर में पैसा ही नहीं था इतना, हम इलाज पे इतना खर्च कर चुके थे, तो हमने अपनी माता को दफन कर दिया, भाई को भी दफन कर दिया। तो ऐसे ही होता है, आप दफन कर देते हो तो आपके, अब ये क्यों हुआ? तो दफन कर देते हो या फिर आप नदी में बहा के चले आते हो। तो वहां हर घर की यही कहानी है। और कहानी क्यों है? कहानी इसलिए है क्योंकि आपने उस चीज को बेसिक जिस वक्त ये प्रॉब्लम इरप्ट हुई, चलिए आपको सेकेंड वेव का नहीं पता था, और प्रॉब्लम हुई, मौतें होने लगी, तब तो आपको अंदाजा लग गया। अब तब बिठा देते किसी को, रूरल एरिया में किसी को बिठा देते तो आपको आइडिया लगता। तो आपकी जो इंटेंशंस, आप अगर कह रहे हैं कि आप बहुत प्योर इंटेंशन के आदमी हैं और आप वाकई मदद करना चाह रहे थे, तो आपके मदद करने का रास्ता तो खुलता, आपकी एंट्री पॉइंट तो बनती
कि भाई यहाँ मौतें ज्यादा हो रही है, यहाँ पहले लकड़ियां, क्रिमेटोरिया, मेकशिफ्ट क्रिमेटोरिया का इंतजाम कराओ। वो सब तो कुछ हो नहीं पाया, हवा में हो रही थी, और पूरी कोशिश थी कि आंकड़े को फज किया जाए। तो लेट्स प्ले विद द डेटा। तो जो डेटा फज करने की कोशिश थी उसमें आप एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे थे कि जो मर रहे हैं वो कोविड से मर रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट क्या था कि जब वो कोविड से मर रहा था तो आप मान ही नहीं रहे हो कोविड की मौत है, तो आप कोई मदद भी नहीं भेज रहे हो। जब आप मदद नहीं भेज रहे हो तो जो हेल्पलेस आदमी, जो गरीब है, उसके पास खाने के पैसे नहीं है, वो पानी में डाल देगा। क्या करेगा? उसके पास रास्ता क्या है? आप मुझे बताइए, क्या रास्ता रह गया उसके पास? ये तो जब बॉडीज आने लगी तब आप हेल्पलेस होकर, आज आप डबल पैसा खर्च करवा के वही बॉडी रिट्रीव करवा के दोबारा क्रीमेशन करवा रहे हो। प्रयागराज में हुई है, प्रयागराज में वाइड लेवल पर बॉडीज गंगा जी में और उसमें रखा गया था। तो फिर उसके बाद अब जब मानने, शुरू में तो मानने को राजी नहीं थे, जब हेल्पलेसली मानना पड़ा तो अब पैसा भिजवाया है, दोबारा सरकार सबकी क्रीमेशन का इंतजाम करवा रही। तो ये तो डबल पैसा खर्चा हुआ ना। अगर आप, ये है ग्राउंड रियलिटी कि अगर आप पहले दिन से नोडल एजेंसी बना देते, और अभी भी नहीं बिगड़ा, अभी भी आप नोडल एजेंसी बना दे, क्योंकि मौतें तो अभी भी हो ही रही हैं, कम हो रही है लेकिन हो तो रही। क्योंकि इस समय समस्या तो अपनी जगह। इस समय इनको अपनी शाख की पड़गी ना। साख तभी बचेगी जब आप इस तरह के, आप इनह्यूमन काम करेंगे, आपकी साख कैसे बच सकती है? कैसे बच सकती है? आप, मैंने आपको बताया, इन्होंने बेसिक्स नहीं किया। बेसिक में अगर आपके पास डेटा होता, आपको ट्रेंड पता चलता, कहाँ कौन कितनी बार मर रहा है, कितने मौतें हो रही हैं। अगर रात भर में किसी गांव में 10 मौतें हुई हैं, इसका मतलब ये अटेंशन पहले इसको देना है मुझे। ये आइडिया आपको है, तो आप अटेंशन देंगे किसको? आपको जो सरफेस पे दिख रहा है आप उसको अटेंशन दे रहे हैं, बाकी चीजों को आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दबता तो है नहीं वो, दोबारा आप पैसा खर्च करके आपको वही काम करवाना पड़ रहा है। यही है दिक्कत, और यही है ग्राउंड रियलिटी। एक चीज मुझे और बताएं, आप बताएं चंद्रानी के, जैसे पिछली दफा भी हमने देखा, पिछले साल कोविड को ही इन्होंने धर्म के नाम पे जोड़ दिया, हिंदू मुसलमान। यूपी में भी बहुत हुआ इसी इस तरह जो कुंभ का मेला था उसको मेन कारण माना जाता है, बहुत सारे लोग मानते हैं। तो इस दफा जो ये दूसरी वेव आई है, इसमें हिंदू मुसलमान कितना हुआ? देखिए, हिंदू मुसलमान तो ऐसा है, जो करंट रूलिंग गवर्नमेंट है वो किसी चीज को भी हिंदू मुसलमान से जोड़ देती है। अब वेस्ट बंगाल में बीजेपी बुरी तरह हारी है, लेकिन व्हाट्सएप पे एक सर्कुलेशन हो रहा है, आपके पास भी आया होगा आई एम श्योर, कि बीजेपी नहीं हारी है, हिंदू हार गए। हिंदू क्यों हार गए हैं? क्योंकि जो जीते हैं वो सारे मुस्लिम एमएलए हैं। अब ये क्या है? बैठ के खाली दिमाग शैतान का घर आपने निकाला है ये सब, बजाय इस चीज पे ध्यान देने के कि भैया कहाँ कितनी मौतें हो रही हैं, हमको किस तरह से एड करना है, हमको मेकशिफ्ट क्रिमेटोरियम बनाना है, हमको लकड़ियां प्रोवाइड करानी है, इलेक्ट्रिक चिमनियां प्रोवाइड करानी है, इलेक्ट्रिक मतलब वो करना है, ये इन सब चीजों पे ध्यान, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे एडिशन करना है। वो ना करके आप आईटी पे लगाए हुए हो, आप उस पर ध्यान दे रहे हो कि भैया अब ये सर्कुलेट कर रहे हैं कि आप हिंदू हैं और हिंदू हारा है। बीजेपी नहीं हारी है, हिंदू हारा है। और अगर आप अपने को नहीं सुधारोगे तो हर बार हिंदू हारेगा और मुसलमान जीतेगा। फिर ये हिंदू मुसलमान किस किस लेवल पे जा सकता है, आप सोच के देखिए। जबकि मैं आपको बता रही हूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, यहाँ पर एक मंत्री हैं, मंत्री जी के साथ एक महिला उनकी पीएस थी, और मेरी उनसे काफी अच्छी बातचीत थी, जिन्होंने अभी अभी छोड़ा है काम अपना, और उनको कोविड हो गया था। उन्होंने मुझे खुद ये बताया कि मैं आपको बता रही हूँ, मैं बीजेपी में थी, मैं बीजेपी की हूँ, उसके बावजूद भी मेरा नाम मत लीजिएगा। मैं बता रही हूँ कि मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ मेरा ऑक्सीजन कम हो गया था, मेरी फैमिली में ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत थी, और मुझे मदरसों से ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाया गया। और मैंने उनसे पूछा कितने पैसे चाहिए, तो उन्होंने कहा मुझे 1 पैसा नहीं चाहिए, फ्री का है, आप ये लीजिए। और ये किया गया। और उसके अलावा जो बाकी हम लोग जब लेने गए तो वो 10 लीटर का ऑक्सीजन सिलेंडर हमें 50,000 रुपए का मिलता है। तो कोविड के नाम पे कितना हिंदू मुसलमान हो रहा है। यहाँ कुछ सिविल सोसाइटीज ने पुराने लखनऊ में कोशिश की कि लगाए कि कोविड के लिए ऐसा ऐसा चीजें हो रहा है, ये प्रॉब्लम्स हो रही है, ये उनको पीटा बुरी तरह बीजेपी सपोर्टर्स ने। तो इस तरह से होता है वहाँ हिंदू मुसलमान। तो देखिए ऐसा है कि मैं आपको बता रही हूँ कि एक इलेक्शन जो फ्री एंड फेयर हुआ और उसमें आप हार गए बुरी तरह, डिस्पाइट प्लेइंग योर रिलीजियस कार्ड। तो आपका रिलीजन का कार्ड प्ले किया आपने हर चीज का कार्ड प्ले किया, और उसके बावजूद भी विद ऑल योर सपोर्ट सिस्टम। भाई अगर बीजेपी ने वेस्ट बंगाल में इलेक्शन लड़ा तो प्राइम मिनिस्टर उनका, होम मिनिस्टर उनका, सारे रिसोर्सेज उनके, पूरा तंत्र आपके साथ है, उसके बावजूद भी आप इलेक्शन हार गए।
और आपने भरपूर कोशिश की, इलेक्शन कमीशन को मैनिपुलेट किया आपने हर चीज किया। और ये तो चीफ मिनिस्टर खुला कह रही है, कोई हम लोग अपनी तरफ से कोई नई बात तो बता नहीं रहे। उसके बावजूद भी आप इलेक्शन हार गए। बजाय उसके रूट कॉज में जाने के आप ये सर्कुलेट करवा रहे हो कि भैया हिंदू नहीं, अब बीजेपी नहीं हारी है, हिंदू हारा है। जो राम मंदिर के लिए ट्वीट किया था प्रधानमंत्री जी ने कि 1-1 रुपया आप सब दीजिए अगर आपको लगता है मंदिर बनना चाहिए तो करोड़ों की जनता है, करोड़ों रुपए इकट्ठे हो गए उसके लिए। तो आपने एक ट्वीट ये क्यों नहीं किया कि भैया अस्पताल बनाने के लिए 1-1 रुपया सब लोग कंट्रीब्यूट करिए और उस टोटल कंट्रीब्यूशन से हर जगह अस्पताल और पीएचसी को, सीएचसी और पीएचसी को मजबूत किया जाएगा। तो अगर आप एक ट्वीट कर देते कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को मजबूत किया जाएगा इसलिए आप 1-1 रुपया दे दो, तो पूरी दुनिया 1-1 रुपया देती। इंडिया तो क्या है, बल्कि आप एक मिसाल कायम करते कि देखिए प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी थी, उन्होंने उस पॉपुलैरिटी को कितनी पॉजिटिवली यूज किया। मगर आपका सारा ध्यान इस पे चला जाता है कि आप उसको एनालाइज कैसे करें, आप सारी चीजों, सारी एनर्जी को जो है आप नेगेटिवली प्ले अप करने के लिए लगाते हो। तो इसलिए उसका रिजल्ट आपके सामने की बॉडीज जो है वो गंगा जी में बहती है। तो आप रोक नहीं सकते उसको। इनमें से एक चीज और भी आई है कि बीजेपी से ही रिलेटेड कुछ एमएलए की डेथ भी हुई है, तो मंत्रियों की भी डेथ हुई है। और यहाँ तक हमें पढ़ने को मिला है कि बीजेपी के खुद के नेता बोले, एक बीजेपी का एमएलए बोला कि मेरे बेटे की डेथ होगी, शायद लखनऊ से ही थे वो, कि मैंने योगी जी से भी कहा, भाजपा के और नेताओं से कहा, पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो सकी। इसी तरह कुछ एमएलए ने अभी जो अलीगढ़ में घटना हुई है उसके बारे में कहा कि मौतों का आंकड़ा बहुत ज्यादा है। अब जब आवाज जो है बीजेपी के अंदर से उठने लगी, तो इसको आप कैसे देख रहे हो? अरे बीजेपी की बात आप करेंगे, सुनिए, जिस दिन हमारे घर से हमारी दीदी जो बीमार थी, जिनकी डेथ हो गई, मैं उनको अस्पताल ले जाने की कोशिश करी थी, किसी ने फोन नहीं उठाया। 18 साल से मैं जर्नलिज्म कर रही हूँ, इतने लोग मुझे जानते हैं, किसी ने फोन नहीं उठाया। और फिर बीजेपी के मैंने एक व्यक्ति हैं, उनको फोन किया, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, उन्होंने मेरे से कहा ठीक है मैं बेड का इंतजाम कर देता हूँ। बेड का इंतजाम उन्होंने किया यहाँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, जहाँ पे हॉस्पिटल के जो सीनियर डॉक्टर थे वो मुझसे फोन लाइन पे, वो बीजेपी के नेता और हम तीनों बात कर रहे थे, तो वो मुझसे कह रहे थे कि मैं सिर्फ बेड दे पाऊंगा, इनको तो आईसीयू की जरूरत है, मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं इनको वेंटिलेटर नहीं दे पाऊंगा, और आप ले आइए देख लीजिए, मर जाएंगी तो हमारे को दोष मत दीजिएगा। और हम फिर भी लेकर गए बेड में, आदमी लास्ट मिनट पे कोशिश करता है। और उसके बाद मैंने उनको फोन किया कि सर बेड मिल गया है, एम्बुलेंस का कुछ हो सकता है, उन्होंने कहा गाड़ी में डाल के ले जाइए, बेड का इंतजाम कर दिया, यही बहुत काफी है। तो ये तो सिचुएशन है यहाँ। तो समझिए आपकी, इसमें किसी का बेटा मर गया, किसी की माँ मर गई, किसी की बहन मर गई, कौन पूछता है? फोन ही नहीं उठाते हैं लोग। तो उसकी बात 100% सही है कि बीजेपी में सुनवाई है ही नहीं। बीजेपी में क्या, जो अब रूलिंग पार्टी है, ये तो विडंबना है, ये तो दिस इज अ सैड ट्रूथ ऑफ आवर लाइफ एंड आवर कंट्री, दैट यू नो डिस्पाइट ऑल दिस, लोगों, पीपल हैव अ हार्ट टू सर्कुलेट सच काइंड ऑफ फॉरवर्ड्स, जहाँ पे वो ये कहते हैं कि भैया हिंदू हारा है। तो व्हाट इज इट? इट इज अगेन एन अटेम्प्ट टू क्रिएट अ माइंडसेट कि भैया आप दोबारा आपको मतलब योर एंटायर फोकस इज ऑन इलेक्शंस। आपका एटीट्यूड ये है कि इतनी जनता है, उसमें से 10-20 लाख मर भी जाए तो मर जाए, क्या फर्क पड़ता है? चंद्रा ने, मतलब हाउ इज इट यार, ठीक है वो बीजेपी का है, बीजेपी के बाहर का है, मर गया यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज द एटीट्यूड। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम वैक्सीनेशन को एक पूरे बड़े उत्सव के तौर पर मना रहे हैं, जब मनाएंगे तो मुझे ये बताएं, समझाने की कोशिश करें कि गांव में लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर कितनी चेतना पैदा हुई है, कोई चेतना पैदा हुई है? यहाँ ये भी खबरें आ रही है कि लोग, डॉक्टर जो सेहत कर्मी है, उनको घर में घुसने नहीं दे रहे। देखिए चेतना तो खैर कितनी आई है ये तो बहुत मुश्किल है कहना, बिल्कुल ही अब चेतना आ भी गई है तो लोगों में ये मनाया ना कि लोगों में चेतना हम का संचार कर रहे हैं हम। मैं आपको बता रही हूँ, चेतना का संचार, लखनऊ कैपिटल है ना यूपी का जी, कल 1 जून तक, कल से यहाँ शुरू हुआ है वैक्सीनेशन ड्राइव, ठीक है। यहाँ पे एक एकाना स्टेडियम है, वहां पे एक केडी सिंह बाबू स्टेडियम, एकाना स्टेडियम, गोमती नगर में, बहुत बड़ा गोमती नगर एक्सटेंशन में, वहां पे सरकार ने इंतजाम किया। मैं आपको फोटोज दिखा सकती हूँ, भीड़ इतनी थी वहां, जो गेट था वो बंद था, मेन गेट,
12 इन्होंने शेड्यूल किया था स्लॉट कि 12 से 1 का स्लॉट है, 10 से 11 का स्लॉट है, 1 से 2 का स्लॉट है। अब इतने लोग पहुंचे हुए थे वहां, कोई कहने वाला नहीं था कि आप अपने अपने वाहनों में बैठे रहिए। जब 12 बजे हम गेट खोलेंगे, कृपया तब एक एक करके आइए और गेट के अंदर जाइए, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो। सारी पूरी भीड़ 11:30 बजे से वहां खड़ी हुई थी, और उसके बाद 12 बजे गेट खोला गया, सब एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे थे। तो चेतना तो आप देख ही सकते हैं कैपिटल सिटी में कितनी चेतना है। गांव का आप अंदाजा लगा और सकते सिर्फ इतनी व्यवस्था थी कि वहां भीड़ के अंदर आप अंदर जाइएगा, पूरे 18 से 44 का जो ग्रेड था, जो कैटेगरी है, वो सब एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। वो खड़े वहां पे सिर्फ 45 प्लस के लिए अलग कर दिया गया है, वो अलग जा रहे हैं, वो कर रहे हैं अलग थोड़ा सा। 18 से 44 में आपकी इतनी भीड़ है, इतनी लाइनें लगी हुई हैं, और सब एक दूसरे के ऊपर खड़े हैं। जी जी। कहाँ है डीएम, कहाँ है एसडीएम, क्यों नहीं वहां पे? भाई आप एक इंतजाम कीजिए कि आप आइए, वहां आप लिख दीजिए वेबसाइट पे कि आप अपना स्लॉट पे आइए, लेकिन अपने वाहन से आप तभी निकलेंगे जब अनाउंसमेंट होगा। और फिर आप अनाउंस कीजिए 12 बजे कि 12 बजे का स्लॉट खुल रहा है, कृपया एक एक करके आए, भीड़ ना लगाएं। तो सभी एक एक करके आएंगे। जब ऐसा मैनेजमेंट ही नहीं है, पूरी जनता खड़ी हुई है गेट, कम से कम कल 20,000 आदमी खड़े होंगे वहां, सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ के, तो आप समझ लीजिए कोरोना का कंट्रोल क्या है। तो कभी कंट्रोल नहीं होगा। एक मुझे चीज और समझाए कि एक खबर आई थी और कुछ शहरों का ये हाल है, जब शहरों में इतनी चेतना के बाद ये हाल है, तो आप गांव का अंदाजा लगा ही सकते हैं। बताइए। सही। अच्छा, मैं एक चीज और समझना चाहता हूं आपसे। एक चीज आई थी कि योगी सरकार ने ये फरमान जारी किया था कि यदि कोई व्यक्ति अपने तौर पे ऑक्सीजन का इंतजाम करता है तो वो भी अपराध है। वो खबर में कितनी सच्चाई है, या ऐसा कुछ घटनाएं हुई है? 100% सच्चाई है जी। 100% सच्चाई है। दिक्कत ये थी कि अस्पताल में बेड नहीं है और ऑक्सीजन आदमी को चाहिए, उस ऑक्सीजन लेवल फॉल कर रहे हैं, तो 50-50 हजार में पहले जाके सिलेंडर खरीदता है। फिर सिलेंडर रिफिलिंग के लिए जब कोई यहाँ जाता है, यहाँ एयरपोर्ट के पास एक रिफिलिंग सेंटर है, नादरगंज के पास एक, सरोजनी नगर के पास सेंटर है, वहां पुलिस लगा दिया कि पर्सनल रिफिलिंग नहीं होगी। जब पर्सनल रिफिलिंग नहीं होगी, सिर्फ अस्पताल को ऑक्सीजन मिलेगी और अस्पताल में बेड नहीं है, तो पर्सनल रिफिलिंग नहीं होगी, तो आदमी क्या करेगा, कहाँ जाएगा? घूस चल रहा था, मारा मारी चल रही थी, पैसे ले रहे थे, ब्राइबिंग चल रहा था, करप्शन चल रहा था, और घरों में लोग मर रहे थे। अब जब ये कोविड आया, कोविड ने सिर्फ इंडिया की ही बात नहीं करते, जो मतलब ये एक पूरा जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में, उसको एक्सपोज कर दिया, नंगा कर दिया उसको, ठीक है। तो हमारे हिंदुस्तान के जो की रोशनी में देखना हो, भारत की रोशनी में देखना हो, भारत के जो ये सिस्टम की रोशनी में देखना हो, तो या फिर वो स्टेट यहाँ बैठे हैं जिनको प्रचारा जा रहा है कि योगी शायद प्रधानमंत्री के बाद, नरेंद्र मोदी के बाद अगला चेहरा होंगे, तो ये कोविड ने क्या सत्य प्रकट किया है? मतलब जो हमारा एक निजाम है, उसका कौन सा सत्य लोगों को उजागर कर दिया है? सत्य यही है कि हम लोग हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर सिंस इंडिपेंडेंस हम लोगों ने कुछ नहीं दिया है, और हमारी जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं जो एक टैक्स पेयर्स को मिलनी चाहिए, वो है ही नहीं। अपनी सिस्टम इज नॉट इन प्लेस। कोविड और नो कोविड, हमारे पास एक बैकअप प्लान तो होना चाहिए ना। बैकअप प्लान, आप घर में राशन लाते हो, आप इस तरह से समझो, आप घर में राशन लाते हो, रोज का आप लाते हो, कोई लोग ऐसे होते हैं जो साल भर का चावल खरीद के रख देते हैं और फिर पूरा महीना उसको यूज करते हैं, एक एक महीने में उसको यूज करते हैं, और हर साल ऐसे ही रिफिलिंग करते हैं। आपको पता है आपके यहाँ इतनी जनता है, तो आपकी पॉपुलेशन, यू आर अ पॉपुलेटेड कंट्री, सो हाउ विल यू मैनेज? आपको एक चीज कहीं ना कहीं बैकअप रखना पड़ेगा। और आपने हर बार आपने देखा कि जब हमारे यहाँ ट्रेजिडीज हुई, तो वी वर शॉर्ट ऑफ आवर बैकअप प्लान। तो आपका बैकअप प्लान क्या था? कैसे आप बैकअप प्लान को आप बीट करोगे? बताओ मेरे को, कैसे बैकअप प्लान का आपने बीट करके रखा? आपको एक बार आपके यहाँ कोविड फर्स्ट वेव आके आपने देख लिया कि कोविड का फर्स्ट वेव आया था, जो जब कोविड के लिए आपने लॉकडाउन किया था फर्स्ट वेव के टाइम पे, तो आपकी तैयारी क्या थी? आप सिर्फ बैठे बैठे मीटिंग करते रहे। उसी समय आपको ये करना चाहिए था ना कि एक्स्ट्रा हॉस्पिटल्स, एक्स्ट्रा बेड्स, एक्स्ट्रा वो, ये तो जब मतलब आपके सर पे सवार हो गया, जब आके हथेली पे सरसों जमाने वाली बात है कि आपके ऊपर जब सब मरने लगे, जब ये होने लगा, तो आपने शहीद पथ पे एक अस्पताल खोल दिया। ऐसे थोड़ी ना होता है। आपको देखना पड़ता है कि भैया
आप पहले से आपको कोविड वेव 1 में ही आपको पता था कि कोविड का वेव 2 आएगा, उसमें कोई नया खुलासा तो था नहीं, तो आपने क्यों नहीं उसको किया? उस वक्त आप क्या कर रहे थे? फ्रॉम कोविड 1 टू कोविड 2 आप क्या कर रहे थे? वेव 1 टू वेव 2 में आपकी क्या प्रिपरेशन थी? जश्न मनाया जा रहा था, जीरो। जश्न मनाया जा रहा था, जश्न मनाया जा रहा जश्न था। मनाया जा रहा और आपके फंड सैंक्शन हुए हैं, माइंड यू, ऐसा नहीं कि सैंक्शन नहीं हुए, फंड्स कोविड के नाम पे बड़े सैंक्शन कर दिए गए। फिर हुआ क्या? तो पीएम केयर फंड के जो वेंटिलेटर्स पंजाब में जाके बेकार पड़े हैं, उन पे आपने इंक्वायरी ऑर्डर की, उसका इंक्वायरी तो एसओएस पे होना चाहिए ना, 1 दिन 2 दिन 4 दिन में, 1 हफ्ते अंदर के अंदर आप रिपोर्ट आके पब्लिक करनी चाहिए कि भैया वो वेंटिलेटर्स खराब हुए थे, मैंने इंक्वायरी कराई है, उसका ये रिपोर्ट है, ये सामने आया और मैं एक्शन लिया मैंने, तब तो जनता का विश्वास आप पर होगा। सही। नहीं तो आपने इंक्वायरी ऑर्डर कर दी और बैठे आप, हम भी बैठे आप, भगवान जी के नाम पे भगवान जाने कब इंक्वायरी आएगी, पीएम के फंड्स के करोड़ों रुपए आएंगे। देखिए गुरुद्वारे जो है ना, जो आपका नागपुर में गुरुद्वारा है, उसने अपने 50 साल के गोल्ड लगा के जितना उससे अस्पताल बनता है सब अस्पताल बना दिया। रकाबगंज गुरुद्वारा दिल्ली में बना दिया। आपने क्या किया? पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या किया? मंदिरों ने क्या किया? कुछ नहीं किया जी। आपने काफी कुछ थोड़े समय में बताया है यूपी के बारे में। आखिर में मेरे से कुछ रह भी गया होगा, स्वाभाविक है कि मैं यूपी का नहीं हूं, आप यूपी में बैठ के पत्रकारी करते हैं, कुछ वो बात जो मुझसे रह गई हो आप बता सकते हैं? नहीं, आपने मोरलेस काफी कवर किया। मैं यही कहूंगी कि यूपी में जो एक पिक्चर दी जा रही है, ये जो हिंदू मर रहे हैं और मुसलमान मर रहे हैं, देखिए ऐसा कुछ नहीं होता। तो हिंदू मुस्लिम डिवाइड कभी लखनऊ में तो कम से कम बिल्कुल नहीं था, और पुराना हिस्ट्री इतिहास गवाह है कि यहाँ की गंगा जमुना तहजीब, गंगा जमुनी तहजीब सबको भाती भी है और उसकी काफी चर्चा भी हुई है। उन सब चीजों को एक तरफ रख करके आज भी अगर सरकार अभी भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को स्ट्रेंथन करे तो कम से कम जो थर्ड वेव आएगा उसमें बेहतरी हो जाएगी। अच्छा, आखिर उसमें बेहतरी हो जाएगी। मुझे ये भी बताते चले चंद्रानी, इन दिनों अलीगढ़ का मामला आ रहा है, नकली शराब पीने के साथ जो मौतें हुई हैं, उनके जो आंकड़ों के साथ काफी कुछ हेरफेर है। गवर्नमेंट कुछ और कह रही है, यहाँ तक कि बीजेपी का एमएलए तो 40 के करीब कह रहा है। वो क्या मामला क्या है असल में? वो देखिए आंकड़े, यहाँ मौतों के आंकड़े मैं आपको बता रही हूँ कि आंकड़े गवर्नमेंट कभी भी सही नहीं देती। उसके कई कारण होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को अल्टीमेटली उसमें कॉम्पनसेशन देना होता है, गवर्नमेंट को अपने रिकॉर्ड स्ट्रेट रखने होते हैं, तो गवर्नमेंट ऐसा करती है, स्वाभाविक है। लेकिन कहीं कहीं पे होता है ना जहाँ पे आप अपनी नैतिकता दिखाते हैं कि आपकी मॉरल ड्यूटी आप परफॉर्म कर रहे हैं। पर यूपी में क्या हो गया है आजकल की मॉरल ड्यूटी, मोरालिटी नाम की कोई चीज रह नहीं गई है। जो मोरालिटी है दैट इज लिमिटेड टू हिंदू मुस्लिम जिहाद, विवाह और इन सब चीजों में चला जाता है सारा एनर्जी। जो पॉजिटिवली जो जिस तरफ डाइवर्ट करना होता है वो नहीं जाता है। तो ये प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा जो ध्यान देने की जरूरत है, किसी चीज की ध्यान देने की जरूरत है कि आप जो चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है स्टेट के लिए उन पे ध्यान न दे करके ये इन सब चीजों को रोकें। ये हुज ट्रेजेडी क्यों होता है? हुज ट्रेजेडी इसीलिए होता है बिकॉज इन यूपी देयर इज एक्यूट शॉर्टनेस ऑफ जॉब जॉबलेसनेस इज अ ह्यूज इशू इन यूपी। आपने क्या यहाँ पे इन्होंने बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए बिजनेस वो मेला लगाया, इन्वेस्टर्स क्लिनिक किया, इन्वेस्टर्स को बुलाया इन्होंने, और इन्वेस्टर से नेट रिजल्ट क्या निकला उसका कोई जिक्र नहीं, कुछ नहीं। तो जब नौकरियां नहीं है, कुछ नहीं है, तो भाई एक आदमी नशा करेगा ना, कुछ आदमी फ्रस्ट्रेशन में भी जाके पीते हैं। खाने के लिए पैसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, मेरे पास बाइट है, मैंने स्टोरी की, उसमें साफ उसने कहा है कि लॉकडाउन में बाहर बेच के सब्जी बेच रहा था, फल बेच रहा था। मैंने बोला क्यों निकले हो आप इतनी मुसीबत में? बोले घर में मर जाएंगे, कोविड बचा लेंगे, भूख से मर जाएंगे। अच्छा है कि भूख बचाने के लिए या भूख से मरे या कोविड से मरे, जब मरना ही है तो सड़क पे बैठे। दिस इज द रियल स्टेट ऑफ यूपी। या आप घर पे मत जाओ। मतलब योगी जी ने कहाँ राशंस बंटवाए? इतने अप्रैल से इतनी महामारी हो रखी है, अप्रैल मई में आपने कितनी बार राशंस बंटवाए? गांव में कहाँ? यहाँ आप पूछिए शहरों में कितने राशन बंटवाए। जो बिलो पॉवर्टी लाइन है सबके, भाई कईयों के तो राशन कार्ड भी नहीं बन पाते।
उनके गांव के आधार नंबर है, तो खाना तो उनको भी देना चाहिए ना। तो इस तरह का इंतजाम कहाँ कहाँ किया गया है कि भाई छोटे छोटे काउंटर बनाए गए हर 2-2। भैया सबसे बड़ी चीज जो कालाबाजारी हुई है वो हुआ है पीपीई किट का। बॉडी बैग जिसमें डेड बॉडी को रख के ले जाया जाता है, 3-3, 4-4 हजार, 5-5 हजार के बेचे गए। ग्लव्स बेचे गए 1000-1000 रुपए के। जो पीपीई किट मैंने जिस दिन 20 अप्रैल को मेरे घर में डेथ हुई थी, मैंने दिन में 2:30 बजे 700 रुपए का खरीदा, वो शाम को 11 बजे मैंने 1100 रुपए का खरीदा है। तो आप समझ लीजिए करप्शन का क्या हाल है। तो इन सब की रैशनिंग होनी चाहिए थी। आप ऐसी महामारी चल रही थी, आप हर 2-2 किलोमीटर पे गवर्नमेंट के शॉप बनाते, मेकशिफ्ट शॉप, जिसमें से आप सैनिटाइजर, ग्लव्स, आपका फेस मास्क और आपका फेस शील्ड, ये सब बॉडी बैग और पीपी किट आप राशन करके बेचते, या आप वहां हर दवा की वहां पे सरकारी आदमी बिठाते जो वही दवा की दुकान पे राशन करता। उसको आपको अलग से करने की भी जरूरत नहीं थी। जितनी दवा की दुकानें हैं उसी में सरकारी आदमी बिठा देते, ये दिन भर बैठा रहेगा, बेचो आप नहीं कर सकते कालाबाजारी। तो वही रुक जाता है यार। जो सिस्टम है उस सिस्टम को ही अगर इन्फोर्समेंट किया जाता तो कुछ नहीं होता। अस्पताल में भी अगर सरकारी आदमी बिठा देते, वहां भी बिठा देते और चेक करते रहते दिन भर में, डीएम एसडीएम से चेक करवाते रहते कि वो सरकारी आदमी पैसा खा के अलाउ ना करे। और आप एक एसओएस रखते कि यहाँ पे जैसे ही व्हाट्सएप आएगा कि आपने दाम ज्यादा लिया है, हम तुरंत एक्शन ले लेंगे, तो डीएम एसडीएम भी फ्री। आपको 4 फोन रखने हैं, जैसे किसी का वो आया है, व्हाट्सएप आया कि भैया यहाँ मुझे बॉडी बैग 3000 रुपए का देना, तुरंत आप क्रैकडाउन कर दीजिए उस सरकारी आदमी पे भी और प्राइवेट आदमी पे भी। देखिए कंट्रोल करने के 1000 तरीके हैं, मतलब अगर आप करना चाहें। इच्छा शक्ति की घाट है, वो इच्छा शक्ति है ही नहीं, घाट तो क्या है ही नहीं, इच्छा शक्ति। सो चंद्रानी जी, आपने काफी कुछ बताया यूपी के बारे में हमें, हमारे पंजाब के दोस्तों को बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ ਇੱਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਡ ਨਾਲ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਹੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਰਲ ਵੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ YouTube ਚੈਨਲ ਸਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਹਾਇਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੱਖ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕੀਏ।